हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो अपन ने वो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसमें वो अपन ने मौलिक कर्तव्य पढ़ ली है। पिछली वाली क्लास में मौलिक कर्तव्य, उससे पहले वो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार भी है, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। आपने नहीं देखे तो वो पिछली वाली क्लास से भी ज़रूर देखें। तो आज की क्लास में अपन ने वो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, यानी भारतीय संविधान का एक नया भाग, 5वां भाग आज अपन ने वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का भाग 5, जिसमें है वो संघ के बारे में प्रोविजंस है। यूनियन संघ, भारत का संघ है, उसके बारे में है वो, भारत संघ के बारे में प्रोविजंस है। तो आप सभी का स्वागत है सनराइज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और अपने मित्रों के साथ है वो क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी काम आए। तो करते हैं क्लास की शुरुआत आज की एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ कि यूं ही नहीं मिलती सफलता राई को, कि यूं ही नहीं मिलती सफलता राई को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा ये आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए वो लगातार अनवरत मेहनत और प्रयास करने की ज़रूरत होती है, तभी जाकर है वो सफलता मिलती है। पूछा चिड़िया से कि आशियाना है वो तेरा घोंसला कैसे बना, तो वो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको भी है वो लगातार है वो प्रयत्न करना पड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जो भी आप अपने वो मंजिल में है, मंजिल को पाने के लिए यदि असफल होते हैं तो भी है वो आपको है वो रुकना नहीं है, अनवरत लगातार है वो बिना थके वो प्रयास है वो रत रहना चाहिए, प्रयास रत रहना चाहिए, ताकि आप है वो एक दिन आपको है वो मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके बारे में, जिसमें संघ के बारे में प्रोविजंस है। संघ में है जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो भाग 5 में है वो संघ है, और इसमें है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल है वो 151 तक है। जैसा कि अपन ने पिछली वाली क्लास में देखे थे, मूल कर्तव्य वो 51 तक थे, और 52 में है वो भाग 5 शुरू हो जाता है। आर्टिकल 52 से वो भाग 5 शुरू हो जाता है, और 52 से लगाकर 151 तक लगभग 100 आर्टिकल है इसमें वो भाग 5 में। और इसमें क्या क्या है प्रोविजंस, तो भाग 52 आर्टिकल 52 से लगाकर है वो आर्टिकल 78 तक, 78 52 से 78 तक है वो अपने देश की कार्यपालिका ने, भारत की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के बारे में प्रोविजंस है। और उसके बाद में आर्टिकल 79 से 1 2 3 79 यानी कि 79 से लगाकर 123 तक है वो हमारे भारतीय संविधान की जो विधायिका है उसके बारे में प्रोविजंस है। लेजिस्लेटर संघ की विधायिका के बारे में प्रोविजंस है, जिसमें वो लोकसभा राज्यसभा के बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में है वो 124 से लगाकर आर्टिकल 147 तक, जिसमें है वो न्यायपालिका के बारे में प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्यों के। और फिर है वो 148 से लगाकर 151 तक है वो अपने है वो CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में प्रोविजंस है। तो ये भाग 5 52 से लगाकर 151 तक है। आज की क्लास में वो अपन पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। हमारे भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, भाग 5 क्या है, संघ। इसमें वो संघ के बारे में है, यूनियन। और कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल, तो ये है वो आर्टिकल 52 से लगाकर 151 तक, आर्टिकल 52 से लगाकर 151 तक है वो। इसमें वो भाग 5 में इतने आर्टिकल है। और इसमें वो सबसे पहले वो आर्टिकल 52 से लगाकर, यानी कि कार्यपालिका कहाँ तक है, तो आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक, आर्टिकल 52 से वो आर्टिकल 78 तक है वो संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे अपन है वो, संघ की कार्यपालिका। इसमें वो अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें वो जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में प्रोविजन है, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, और उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। 52 से लगाकर जो 78 तक है आर्टिकल, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघ की मंत्री परिषद। और उसके बाद में है वो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि संघ की कार्यपालिका में अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, और संघ की मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, वो अपन वो पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका में। और जो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक। फिर इससे अगला आर्टिकल 79 से लगाकर है वो आर्टिकल 123 तक। इसमें वो किसका प्रोविजंस, तो इसमें वो संघ की विधायिका यानी कि संसद, विधायिका,
जिसमें वो अपने लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ये वो संघ की विधायिका में आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 तक। फिर इसके बाद आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल है वो 147 तक। इसमें किसका प्रोविजन, इसमें है वो न्यायपालिका है, इसमें वो न्यायपालिका के बारे में प्रोविजन है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर आर्टिकल 148 यानी कि 148 से, आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल अपन है वो भाग 5 के बारे में वो मोटा मोटा पहले देख लेते हैं कि भाग 5 में क्या क्या प्रोविजन है, उसके बारे में देख लेते हैं। फिर है वो अपने वो कार्यपालिका से शुरुआत करेंगे। तो आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 यानी 148 से लगाकर 151 तक है वो CAG का प्रोविजन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG के बारे में जो ऑडिटिंग करता है, जो केंद्र सरकार के मुख्य लेखा होता है उनके एडिटिंग करते हैं, ऑडिटिंग, और वो है 148 से लगाकर 151 तक। तो ये भाग 5 में है वो मोटा मोटा आपने देख लिया कि है वो संघ की कार्यपालिका, संघ के बारे में प्रोविजन है, जिसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में पहले प्रोविजन अपन पढ़ेंगे, फिर विधायिका के बारे में संघ की, और फिर है वो न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है वो CAG। तो इसको है वो आप लिख लें अपनी नोट्स कॉपी में। यानी कि भाग 5 शुरू किया है तो संघ, फिर है वो 52 से लगाकर 151 तक है इसमें, फिर है वो 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका, जिसमें अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 तक है वो लोकसभा, राज्यसभा की संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, और 124 से लगाकर 147 तक न्यायपालिका का प्रोविजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। और फिर आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है वो CAG यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का प्रोविजन है। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख ले। चलिए आपने लिख लिया होगा। अब अपन है वो शुरुआत करते हैं संघ की कार्यपालिका से। आर्टिकल 52 से शुरू होता है, और अपन है वो शुरुआत में देखते हैं आर्टिकल 52। सबसे पहला भाग 5 है वो 52 से शुरू होता है, जिसमें वो क्या है, तो आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले कार्यपालिका में राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और महान्यायाधीश, ये लगातार अपने वो कार्यपालिका में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का प्रोविजन है, और भाग 5 आर्टिकल 52 से शुरू होता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 52 में क्या है कि है वो संघ का एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का यहाँ संघ का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 52 से शुरुआत में लिखा हुआ है भारत, सबसे पहले कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। फिर आर्टिकल 53 में क्या है, तो आर्टिकल ये 52, फिर आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में है वो क्या प्रोविजन है, तो इसमें वो आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास होगी। और इसमें केवल ये लिखा होगा कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यपालिक शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि सभी शक्तियों का प्रयोग है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, कार्यपालिका सभी कार्यपालिका शक्तियों का। और इसमें है वो लिखा हुआ है आर्टिकल कौन सा, ये कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ कि संघ की समस्त कार्यपालिका है शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर इसके अगला है जो आर्टिकल 54 वो पढ़े, उससे पहले एक जो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले पढ़ना वो आर्टिकल 74, पहले अपन उनको देख लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर जरूरी है। तो आर्टिकल 74, 54 से पहले देख लेते हैं आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है, यानी कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसके बारे में थोड़ा और इसको है वो एकदम मतलब किया गया है, थोड़ा और ब्रॉडली किया गया है, यानी कि व्यापक किया गया है, सॉरी व्यापक नहीं कहेंगे यहाँ पर, अपन कहेंगे यहाँ पर है वो इसको मतलब संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां और राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसको वो थोड़ा इसकी वो थोड़ी व्याख्या की गई है, यानी कि आर्टिकल 74 में क्या किया गया है
कि जो राष्ट्रपति है उसको है वो सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया है वो कौन होगा, जिसका प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 है वो इसमें ये लिखा हुआ कि जैसे कि 53 में लिखा हुआ संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति क्या खुद मनमर्जी से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इसके लिए आर्टिकल 74 है वो इसको है वो एकदम विस्तृत कर देता है, यानी आसान कर देता है कि लिखा हुआ 74 में कि वो राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी परिषद होगी, यानी कि मंत्री परिषद, राष्ट्रपति वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा और मंत्री परिषद का वो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये लिख ले, यहाँ पर आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया है वो मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद, आप ऐसा लिखना कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका वो मुखिया वो जिसका प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए उनके लिए वो एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा और मंत्री परिषद का वो जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि एक फिलोसफी में वो कोटेशन चलता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिए जहाँ जहाँ राष्ट्रपति नाम है वहाँ वहाँ वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री समझा जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ राष्ट्रपति का नाम आता है वहाँ पर उसकी जगह वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद समझा जाए, क्योंकि आर्टिकल 74 ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए वो एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति वो उसी की सलाह से कार्य करेगा और मंत्री परिषद का प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। और है वो आर्टिकल इसके वो कौन सा 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें वो ये लिख लिया कि है वो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है वो सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी। ये भी साफ साफ कह दिया, क्योंकि पहले ये अस्पष्ट था। जो ये संविधान संशोधन किया उसके पहले वो राष्ट्रपति को लगता है कि लिखा हुआ कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होगी और आर्टिकल 74 में क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। तो इसका मतलब राष्ट्रपति ने समझा कि लिखा हुआ कि सलाह से कार्य करेगा, अब ये नहीं लिखा हुआ कि सलाह मानना बाध्यकारी है या नहीं है। तो ये वो साफ साफ प्रोविजन कर दिया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि वो सलाह मानना बाध्यकारी है। पहले राष्ट्रपतियों को लगता था, जो भी उस समय थे उनको है वो लगता है कि भाई सलाह से कार्य करेगा, सलाह माननी या नहीं माननी वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से ये संशोधन किया गया और इसमें वो राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को मानना बाध्यकारी, मैंडेटरी, अनिवार्य है, सलाह मानना बाध्यकारी है। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी कि राष्ट्रपति को वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानना बाध्यकारी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है या अपने कार्य करता है। तो ये था आर्टिकल 74। ये समझाने के लिए मैंने 74 है वो पहले ले लिया। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 54, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या है, तो भारतीय जो संविधान के संघ, भारतीय संविधान का भाग 5 और उसमें संघ आर्टिकल 54, इसमें वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की, राष्ट्रपति का निर्वाचन में राष्ट्रपति को वो मतदान कौन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति का क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। और इसमें वो निर्वाचन कौन करते हैं, तो इसके निर्वाचन मंडल की है वो प्रोविजन है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का है वो निर्वाचन मंडल है। साथ साथ में आप लिखते भी रहे, जब समझाऊं तब नहीं लिखना है, जब पूरा मैं लिख लेता हूं तो आप है वो नोट्स कॉपी में अपने लिख लें। निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 54। और इसमें वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सभी है वो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो
लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा या विधानमंडलों, राज्य विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य और है वो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के है वो निर्वाचित सदस्य, प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, अन्य की और विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, इनके ये वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता, तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते? मनोनीत नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और जो ये निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में वो मनोनीत सदस्य है नहीं, वर्तमान में मनोनीत सदस्यों का प्रोविजन नहीं, तो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा अपन कह सकते हैं कि सभी एमएलए और एमपी है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वर्तमान में सभी एमएलए और एमपी है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। हाँ, ये मंडल है तो इसमें वो सभी, क्योंकि मनोनीत सदस्य यहाँ पर सभी निर्वाचित लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में मनोनीत सदस्यों का है वो मनोनीत सदस्य नहीं होते, तो इसलिए वो सभी निर्वाचित होते हैं। तो वर्तमान में सभी एमएलए और एमपी है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग है वो लेते हैं। तो ये था आर्टिकल 54, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में है वो कौन कौन मतदान देते हैं, यहाँ वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर इसके बाद में आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में क्या है, तो इसमें वो आर्टिकल 54 में था निर्वाचन मंडल, तो ये मतलब एकदम एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे 51, 52 मतलब 52, 53, 54, तो आर्टिकल 54 में देखा निर्वाचन मंडल। फिर 55 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति दे रखी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। आर्टिकल 55 इसमें क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस प्रकार होगा, निर्वाचन पद्धति। इसका प्रोविजन है आर्टिकल 55 में। तो अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 55 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे वो पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का वो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का वो निर्वाचन होता है। कौन सी पद्धति क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो ध्यान रखना, एकल समानुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का वो निर्वाचन होता है। यानी कि आनुपातिक, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसमें सिंगल आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली जिसमें एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी कि जो या निर्वाचन मंडल में अपने देखा जो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं वो है वो एक तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ उसमें गुप्त मतदान किया जाता है और उसमें वो ऐसे प्रायोरिटी होती है। वहाँ एकल संक्रमणीय मत यानी कि मत का है वो संक्रमण होता है, मत है वो ट्रांसफर हो सकता है, जो इनको मत देते हैं उनका वो ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि अपन समझ लेते हैं पहले, जैसे 1, 2, 3 कोई 3 उम्मीदवार है, इनका नाम है, तो फिर जो इसमें मतदान करते हैं, जो भी एमएलए एमपी जो मतदान करते हैं वो अपनी प्रायोरिटी से कहते हैं कि भाई पहला मतदान इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति है यानी कि उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, तो कोई भी एमएलए पहले इसको प्रायोरिटी देता है, फिर इसको तीसरे को।
इसी प्रकार कोई एमएलए इनको प्रायोरिटी देता है, कोई इनको पहले प्रायोरिटी देता है, बाद में इनको, और फिर है वो इनको देता है। तो फिर इसके माध्यम से वो इस प्रकार वो मतदान हो जाता है। फिर यदि उसमें वो जिसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें वो समानुपाती प्रतिनिधित्व, यानी राज्यों का अनुपात है वो राज्यों की जनसंख्या के अनुसार उनका वो समान प्रतिनिधित्व होता है। तो एकल संक्रमणीय मत, यानी कि मत का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि मान लो ये उम्मीदवार है, इसको है वो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जरूरी मत होते हैं, कितने होते हैं वो पहले देख लेते हैं अपन, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जरूरी मत होते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, n/n+1+1। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत के लिए इतने मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें इस n का मतलब क्या है, तो इसके n का मतलब है कुल मत, कुल वोट, और इस n का मतलब है जो स्मॉल लेटर n, इसका मतलब है कुल पद, कुल पद, यानी कि राष्ट्रपति के कुल पद कितने होते हैं। तो भारत में एक ही होता है पद, राष्ट्रपति का पद एक ही होता है, तो n छोटे n की जगह स्मॉल n की जगह एक होगा। इस प्लस का सूत्र में प्लस होगा, +1 का तो बन रहेगा। फिर n का मतलब है कुल मत, मान लीजिए मान लेते हैं कि 100 मत, टोटल 100 मत है, ठीक है। और इस n का मतलब कुल पद, कुल पद राष्ट्रपति का एक ही होता है, तो इस n की जगह एक लिख लिया और एक का एक, फिर है वो +1, ये सूत्र का ऐसा रख लिया यहाँ पर। फिर है वो एक और एक 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 और +1, यानी कि 100/2, यानी कि यहाँ पर कितने भी उसमें 2 का भाग जाएगा तो 50% आएगा, क्योंकि यहाँ 100 तो अपने मान लिया है, और मतदान अलग मतलब इससे ज़्यादा होंगे, उसमें 2 का भाग देंगे तो यानी कि 50% आएगा, 50% +1, तो इतने मतों की वो रिक्वायरमेंट होती है राष्ट्रपति उम्मीदवार के जीतने के लिए। 50% +1 वोट की जरूरत होती है राष्ट्रपति को, मतलब ये फिक्स है, 50% +1 मतदान होगा वो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति पद के लिए जीतने के लिए। कितने विजेता के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है, 50% +1। जिस ये कैसे निकालते हैं, तो इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं राष्ट्रपति के, जिसमें n/n+1+1, जिसमें बड़े जो कैपिटल लेटर n इसका मतलब होता है कुल मत, और स्मॉल लेटर का n इसका मतलब होता है कुल पद। कुल पद एक होता है, तो इसमें नीचे वो एक और एक 2 हो गए, और ऊपर कुल मत मान लिया 100/2 50% +1। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के राष्ट्रपति उम्मीदवार जीतने के लिए 50% +1 वोट की जरूरत होती है। और एकल संक्रमणीय मत, यानी कि एकल संक्रमणीय मत, यानी कि जैसे कि ये उन्होंने जो मतदान किया उन्होंने ऐसे प्रायोरिटी भरी है कि पहले इनको मैं राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ, किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रायोरिटी पर रखा होगा, ये गुप्त मतदान होता है। फिर वो देखते हैं कि जो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यदि उनको है वो नहीं मिले वोट, तो वो है वो जो उम्मीदवार है वो बाहर हो जाता है, और उनके जो मत मिले हैं वो है वो प्रायोरिटी में आ जाते हैं उनको। जैसे कि सेकंड ऑप्शन में किसी ने रखा था और वो बाहर हो गया, तो फिर है वो उसके जो मत दिए थे वो है उनका है वो संक्रमण हो जाता है, वो फिर है वो उस जो दूसरा जो प्रायोरिटी थी दूसरी, वो फिर है वो उसकी वो प्राथमिकता हो जाती है, यानी कि दूसरे का मतलब वोट का है वो संक्रमण हो जाता है, वोट है वो ट्रांसफर हो जाता है। एकल संक्रमणीय मत का मतलब ये होता है कि वोट का ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे प्रायोरिटी होता है 1 2 3, मान लीजिए 2 है वो बाहर हो गया, तो फिर जो 3 वाला था वो है वो जो 1 है वो बाहर हो गया, तो 2 वाला फिर है वो प्रायोरिटी में आ जाएगा, फिर उसका मतलब मत है वो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको गिना जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे, एकल संक्रमणीय मत का मतलब होता है वोट का ट्रांसफर होना। यदि ये रिक्वायरमेंट है जिसको पूरी नहीं कर रहा है उम्मीदवार, वो बाहर हो गया, तो जो उसके मतदान थे वो है वो जो दूसरे प्रायोरिटी थी वो फिर जो दूसरे नंबर पे था वो फिर पहले नंबर पर उसका मत है वो ट्रांसफर हो गया होगा, हो जाता है, सॉरी। तो ये मतदान की जरूरत होती है, इतनी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इतने मतदान की जरूरत होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कौन सी पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। फिर अपन देखते हैं कि इनके मत मूल्य कैसे निकाले जाते हैं, कि जो मतदान करते हैं एमएलए और एमपी, इनके क्या मत मूल्य समान होते हैं? नहीं, एमएलए और एमपी के मत मूल्य है वो समान नहीं होते, इनके वो अलग अलग होते हैं। तो एमपी यानी कि सॉरी पहले देखते हैं एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। एमएलए, क्योंकि एमएलए भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और एमपी भी भाग लेते हैं, तो अपन देखते हैं कि एमएलए और एमपी के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है इस प्रकार, यानी कि जिसमें है वो, क्योंकि आनुपातिक जनसंख्या के अनुपात से वो उसके उम्मीदवार जो है उनका है वो मत मूल्य होगा, जिसमें ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसका है वो जो मत मूल्य वो भी ज़्यादा होगा। तो इसमें है वो एमएलए का जो मत मूल्य कैसे निकालता है, तो इसमें वो जनसंख्या 71 की ली जाती है। जैसे ये एक फॉर्मूला है कि उस राज्य की जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की जनसंख्या,
और जनसंख्या कौन से वर्ष मतलब ली जाती है, 1971 की जनगणना की जो जनसंख्या है वो ली जाती है, और उसमें है वो कुल निर्वाचित एमएलए, कुल निर्वाचित एमएलए का है वो, इसमें वो उससे वो डिवाइड किया जाता है, और फिर है वो 1/1000 से वो उसको गुणा किया जाता है। ये एमएलए के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी भाग लेते हैं, तो एमएलए और एमपी के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की 1971 में जनसंख्या कितनी थी, उसमें वो कुल निर्वाचित एमएलए का भाग देते हैं, और फिर उसको 1/1000 से गुणा करते हैं। यानी कि अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हजार का क्या मतलब, 1000 क्यों लिखा, तो यहाँ पर 1000 का मतलब केवल इतना सा है कि संख्या को छोटी करने के लिए 1000 का भाग दिया है, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत होती है और कुल निर्वाचित एमएलए वो कम होते हैं, तो फिर मत मूल्य वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए वो इन संख्या को छोटी करने के लिए केवल इसमें वो 1000 का भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार एमएलए की मत मूल्य निकाला जाता है। और इसमें वो जनसंख्या 1971 की क्यों ली जाती है, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। तो इसमें वो 1971 की जनसंख्या इसलिए ली जाती है क्योंकि है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इसमें वो जनसंख्या जो ग्रोथ है उसमें वो परिवर्तन है, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें वो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और जो साउथ इंडिया है उसमें वो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो साउथ इंडिया वाले जो मतलब लोग हैं वो कह रहे हैं हम एक तो है वो अपन है वो भारत के विकास में वो योगदान दे रहे हैं, और एक हमारे जो मत मूल्य है वो आप कम कर रहे हैं, तो इसलिए है वो मतलब 1971 की जनसंख्या ही ली जा रही है। क्योंकि जो बाद वाली जनसंख्या लेंगे तो उसमें वो जो उत्तर भारत की वो जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के मत मूल्य भी, उनके एमपी के और एमएलए के मत मूल्य भी ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू साउथ इंडिया की, मतलब साउथ इंडिया के जो एमएलए एमपी है उससे। तो इसलिए वो इसको वो रखा गया 1971 की जनसंख्या को है वो बेस के रूप में रखा गया, इसी के आधार पर एमएलए और एमपी के मत मूल्य निकाले जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का है वो एमएलए, उसका मत मूल्य कितना होता है। राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है, तो 129। वो कैसे निकालता है, इस सूत्र से निकालते हैं। 1971 की जनसंख्या फिर कुल निर्वाचित एमएलए और उसमें 1000 का भाग देते हैं, तो फिर 129 आएगा। और ये वो क्वेश्चन पूछा गया है आरएस प्री 2023 में, आरएस प्री 2023 आरएस 2023 में सवाल पूछा गया कि राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसे भी सवाल बनते हैं। और फिर है वो यूपी के एमएलए, यानी कि सर्वाधिक है वो किसके मत मूल्य, तो यूपी के एमएलए का मत मूल्य कितना है, यूपी के एमएलए का मत मूल्य, उसके यूपी के एमएलए का मत मूल्य है वो 208 सर्वाधिक है वो यूपी के एमएलए का मत मूल्य है। और है वो सिक्किम के एमएलए का मत मूल्य कितना है, सिक्किम के सबसे कम सिक्किम के, सबसे ज़्यादा है यूपी के, और सबसे कम है वो सिक्किम के। तो सिक्किम के एमएलए का मत मूल्य, इसका वो मत मूल्य है 7, ओनली फॉर 7। सिक्किम के एमएलए का मत मूल्य है 7, और यूपी के एमएलए का मत मूल्य 208। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और उसमें वो सिक्किम के एमएलए भी चुनाव मतलब मतदान करता है, और यूपी के एमएलए भी मतदान करता है। तो यूपी के एमएलए वो जो सिक्किम के एमएलए को उनको कह सकते हैं कि थे आवास रखें खोटू हुआ, यानी कि यूपी का एक एमएलए भी इधर से इधर हो जाता है तो फिर सिक्किम के तो सारे एमएलए का वो मत मूल्य वो बराबर हो जाता है, क्योंकि सिक्किम के एमएलए का मत मूल्य 7 और यूपी के सर्वाधिक एमएलए का मत मूल्य यूपी के, और वो कितने हैं 208। तो ये इस प्रकार है वो एमएलए की वो मत मूल्य निकाले जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि एमपी भी है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो निर्वाचन मतदान करते हैं, तो है वो एमपी के वो मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, यानी कि सांसदों एमपी के मत मूल्य, एमपी के मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो उसमें वो ये सूत्र है, यानी कि सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य, भारत के सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य, और उसमें है वो कुल निर्वाचित एमपी उसका वो भाग देना है, और जो मत मूल्य आएगा वो है वो एमपी का मत मूल्य होगा, यानी कि सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य, सभी राज्यों के सभी एमएलए का मत मूल्य, और उसमें वो भाग देना है कुल निर्वाचित एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका वो भाग देने पर है वो एक एमपी का मत मूल्य आएगा। और एक एमपी का मत मूल्य कितना है, एक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य कितना होता है, तो उसका वो मत मूल्य होता है
708, यानी कि टोटल जो सभी राज्यों के जो एमएलए उनका मत मूल्य और उसमें कुल निर्वाचित जो एमपी है उनका वो भाग देने पर है वो एक एमपी का मत मूल्य आता है, और एक एमपी का मत मूल्य होता है 708। तो ये हो गया एक एमपी का मत मूल्य। एक एमपी का वो अपने भारत में एक एमपी का मत मूल्य कितना होता है 708। तो ये एक एमएलए के मत मूल्य के बारे में देखा और एमपी के मत मूल्य के बारे में देखा, यानी कि एक एमपी वोट डालता है उसका कितना वोट मत मूल्य गिना जाएगा 708। और ये किस सूत्र से निकाला जाता है कि सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य अपने पहले वाला सूत्र से निकाल दिया है, उससे एक एमएलए का मत मूल्य और सभी राज्यों के सभी एमएलए का मत मूल्य उसमें कुल निर्वाचित एमपी का भाग देंगे तो फिर 708 आएगा इस सूत्र के माध्यम से, और ये एक एमपी का मत मूल्य है। तो ये आर्टिकल 50 यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो पद्धति है एकल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का वो निर्वाचन होता है। अब अपन देखते हैं इसी में मतलब थोड़ा देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के जो यानी कि निर्वाचन संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में देख लेते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट यानी कि रिलेटेड टू इलेक्शन, निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अपन देख लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके है वो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना है वो चुनाव आयोग जारी करता है। और जो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य होते हैं उनके चुनाव यानी कि जो एमपी होते हैं उनके चुनाव की है वो अधिसूचना कौन जारी करता है, तो उनके चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं में जो सदस्य होते हैं विधानसभा सदस्य एमएलए उनकी है वो विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी है वो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के राज्यपाल वो है वो इनकी है वो चुनाव की अधिसूचना को जारी करते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, अधिसूचना और यहाँ पर जारी करता, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना क्वेश्चन आ जा सकता है आरएस प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव की है वो अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति इनकी है वो जो चुनाव की अधिसूचना है जो नोटिफिकेशन है वो कौन जारी करता है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की है वो अधिसूचना जारी की जाती है। और जो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य इनके जो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव की अधिसूचना वो कौन जारी करता है, तो इनके लिए वो राष्ट्रपति के द्वारा इनके चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। जो एमपी होते हैं उनकी जो चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। इसी प्रकार राज्यों में वो राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इनके वो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल है वो इनके वो जो सूचनाओं के जो मतलब चुनाव की अधिसूचना है वो जारी करता है राज्यपाल। तो ये देख लिया। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो कितने अनुमोदक और कितने प्रस्ताव की जरूरत होती है। तो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है उसको वो जैसे कि 50 अनुमोदक और 50 है वो प्रस्तावकों की जरूरत होती है। राष्ट्रपति पद पर खड़े व्यक्ति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्ताव की जरूरत होती है और 50 ही अनुमोदक और प्रस्ताव क्या होते हैं, यानी कि जैसा कि अपन है वो जब स्कूलों में पढ़ते थे और स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बाल सभा होती है शनिवार की, तो उसमें वो एक को सभापति बनाया जाता है कि भाई आज की सभा का सभापति मैं भाई अशोक को बनाना चाहता हूँ। फिर दूसरा बंदा खड़ा होकर कहता है इसका समर्थन मैं करता हूँ, तो जो समर्थन करता है वो अनुमोदक मान ले, और जो प्रस्तावक है यानी कि जो नाम को प्रेजेंट कर रहा है कि आज की सभा का सभापति मैं इनको बनाना चाह रहा। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भी 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। 50 नाम देने वाले और 50 सदस्य है वो उसका समर्थन करने वाले, उसका अनुमोदन करने वाले। तो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार यानी कि राष्ट्रपति पद पर खड़े होने के लिए उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावकों की जरूरत होती है, 50 अनुमोदक और 50 ही प्रस्तावक। राष्ट्रपति उम्मीदवार
राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जैसे कि बाल सभा में होते हैं स्कूलों में, उसी प्रकार यहाँ पर भी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 नाम देंगे और फिर उनका है वो 50 जने हैं वो समर्थन करने वाले भी होने चाहिए, तब भी है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। खड़े होने के लिए उसके पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के वो निर्वाचन या उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक या अनुमोदक की जरूरत होती है? तो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक, पहले 10 थे लेकिन है वो अब है वो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 है वो अनुमोदकों की जरूरत होती है। यानी कि किसी को फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना है तो उसके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 सदस्य, और 20 सदस्य है वो उसका अनुमोदक करने वाले होने चाहिए। और राष्ट्रपति और मतलब उपराष्ट्रपति के लिए वो जमानत राशि कितनी होती है? जमानत राशि यानी कि इनको है वो जब ये चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, तब इनको है वो जमानत राशि एक पहले जमा करवानी पड़ती है। ये क्यों होती है? यानी कि कोई ऐसा वैसा मतलब कोई भी राष्ट्रपति के जो पद के लिए वो खड़ा नहीं हो, इसलिए वो एक जमानत राशि रखी गई है। और वो कितनी होती है? तो जमानत राशि है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है हमें? यानी कि जमानत राशि है वो 15,000, इनको है वो पहले जमा करवाने पड़ते हैं उम्मीदवार बनने के लिए। 15,000 है वो जमानत राशि है, 15,000। और ये कहाँ पर जमा करवाए? या तो है चुनाव आयोग में जमा करवा सकते हैं, या फिर है वो भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक है जो RBI, वहाँ पर है वो जमा करवा सकते हैं। चुनाव आयोग या फिर RBI के पास, RBI के पास ये जमानत राशि है वो जमा करवानी पड़ती है। तो ये थे जो निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब अपन देखते हैं इसके वो अगला आर्टिकल, यानी कि कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदकों की जरूरत होती है राष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की जरूरत होती है। और है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए है वो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और उपराष्ट्रपति पद के लिए वो 20 अनुमोदक और 20 ही प्रस्तावक। और जमानत राशि इनकी कितनी होती है? इनकी जमानत राशि है वो 15,000 होती है, और ये वो 15,000 जमानत राशि रखी जाती है ताकि वो हर कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के लिए पद के लिए खड़ा ना हो सके, जो योग्य हो वही खड़ा हो। उसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में वो राष्ट्रपति की जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि टेन्योर, राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है। तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से लगाकर, यानी ध्यान रखना निर्वाचन से नहीं, शपथ ग्रहण से लगाकर है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। शपथ ग्रहण से लगाकर 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। और इनको यदि इनको समय से पहले त्याग पत्र देना, तो ये त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना है, ऐसे ही सवाल बनते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और किसको सूचित करते हुए देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और उपराष्ट्रपति पद यदि रिक्त उपराष्ट्रपति का, तो फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। यानी कि आर्टिकल 56 में क्या है? तो आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण से लगाकर 5 वर्ष तक। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। शपथ ग्रहण से लगाकर 5 वर्ष तक। और यदि इनको त्याग पत्र देना, तो किसको त्याग पत्र देंगे? त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति इसका पद है वो रिक्त है, तो फिर ये अपना त्याग पत्र किसके देंगे? सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश,
भारत के मुख्य न्यायाधीश को। यदि उपराष्ट्रपति पद है वो रिक्त है तो मुख्य न्यायाधीश को है ये है वो अपना है वो त्याग पत्र दे सकते हैं। और किसको सूचित करते हुए देते हैं? उपराष्ट्रपति को देंगे पहले, तो फिर और किसको सूचित करते हुए देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को है वो सूचित करते हुए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो राष्ट्रपति अपना वो त्याग पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को है वो देते हैं। और राष्ट्रपति को अपने समय से पहले भी हटाया जा सकता है। अपना आर्टिकल आगे जो 61 होगा उसमें महाभियोग की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया प्रॉपर प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने समय से अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये था आर्टिकल 56। इसमें अब राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कार्यकाल है वो दे रखा है, यानी कि कार्यकाल कितना आता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष, शपथ ग्रहण से लगाकर 5 वर्ष तक। निर्वाचन में शपथ ग्रहण के बाद से वो 5 वर्ष गिना जाएगा। और इसको समय से पहले त्याग पत्र देना है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, तो ये उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो सुप्रीम जो कोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अपना त्याग पत्र देता है। फिर इसके बाद आर्टिकल कौन सा है? 57। आर्टिकल 57 में क्या प्रोविजंस है? तो आर्टिकल 57 में ये दे रखा है कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, एक ही व्यक्ति है वो दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए वो योग्य है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 57 हिसाब से कहता है कि राष्ट्रपति वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है, एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। आर्टिकल 57। इसके बाद में आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में क्या है? इसमें वो योग्यता दे रखी, राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आर्टिकल 58 में देखा। और राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होती है? राष्ट्रपति सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए कि वो है वो भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि वो 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति के लिए कितनी मिनिमम आयु हो? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा है वो इसकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए कि वो लोकसभा सदस्य बनने की है वो मतलब योग्यता रखता हो। और जो चौथा है वो लाभ के पद, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरण जो गवर्नमेंट जो कंपनी होती है उसमें वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर है वो आसीन नहीं होना चाहिए। ये वो राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में है वो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में प्रोविजन है। राष्ट्रपति की योग्यता सबसे पहले क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी इसकी वो क्या है? क्वालिफिकेशन होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यहाँ संसद को सदस्य हो। और जो तीसरी है इसकी जो क्वालिफिकेशंस वो है, सॉरी यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिखना है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर सका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और जो चौथी विशेषता है वो होनी चाहिए कि लाभ के पद पर आसीन है वो, लाभ यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निकाय और जो गवर्नमेंट पीएसयू होती है या फिर जो प्राधिकरण होते हैं अन्य प्राधिकरण, उसमें वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा। यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला सबसे पहले भारत का नागरिक हो।
35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी प्रकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार में लाभ के पद पर नहीं हो। यानी कि जो लाभ का पद है इसके लिए भी एक प्रोविजन है कि किस किस को लाभ का पद माना जाएगा। तो जो राज्यपाल है, मंत्री है केंद्र में, ये लाभ का पद है वो नहीं गिना जाता है। तो ये वो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार के लिए वो गिना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वो राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़े हो सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की योग्यता आर्टिकल 58। फिर आर्टिकल 59 में क्या प्रोविजन है अपन देखते हैं। आर्टिकल जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 59, उसमें वो राष्ट्रपति की जो है सेवा शर्तें हैं वो उसका प्रोविजन है। आर्टिकल 59 में वो राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, आर्टिकल 59 है वो राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति की सेवा शर्तें हैं आर्टिकल 59 में। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर है वो जब पद पर तो उसको है वो उस राष्ट्रपति के पद के लिए जो उसमें विधि के जो वेतन और भत्ते हैं वो उसको विशेष अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसको वो जिस जो विधि के अनुसार है उनको है वो वेतन भत्ते और अन्य जो सुविधा होती है वो दी जाएगी और इसको वो बिना कारण समय से पहले अपने वो पद से नहीं हटाया जा सकता। तो यह वो इसके जो राष्ट्रपति की सेवा के बारे में शर्तें दे रखी है आर्टिकल 59 में। राष्ट्रपति की सेवा शर्तें यानी कि वेतन भत्ते अन्य जो परिलब्धियां होती है वो है वो इनके जो पद के कर्तव्य को जो पद पर आसीन होता तब तक इनको है वो ये मिलेंगे। फिर आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या है तो आर्टिकल जो 60 है इसमें वो राष्ट्रपति की है वो जो शपथ का प्रारूप है, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रोविजन है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। और इसकी अनुपस्थिति है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश वो इनको है वो शपथ दिलाता है। और शपथ का प्रारूप यानी कि प्रॉपर जो इनका प्रारूप होता है उसके अनुसार ये शपथ लेते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति जिसका नाम और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपूर्ण अपने पद के कर्तव्यों को निर्वहन करूँगा और विधि और संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और जनता की सेवा में निरत रहूँगा। ये जो शपथ का प्रारूप होता है उसी के अनुसार है वो राष्ट्रपति है वो अपनी शपथ लेता है। और शपथ का प्रोविजन है वो अपने भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रोविजन है। राष्ट्रपति की शपथ और शपथ अब ईश्वर की लेता है, ईश्वर की सत्यनिष्ठा पूर्वक अपने पद के कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। और फिर है वो ये जो शपथ का प्रारूप है संविधान और विधि का ये जो 3 शब्द है इसमें वो शपथ में 3 शब्द जरूरी है, मतलब मुख्य महत्वपूर्ण है। परिरक्षण, संविधान और विधि का परिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा या करूंगी। संविधान की जो प्रारूप होता है राष्ट्रपति वो इस प्रकार शपथ लेते हैं, ईश्वर की सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं जिसमें संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। साथ ही वो जनता के कल्याण, जनता के कल्याण एवं सेवा में निरत रहूंगा या रहूंगी। निरत जो इनकी जो शपथ होती है उसके प्रारूप के अनुसार वो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल में तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रोविजन है। और उसके जो अगला आर्टिकल है वो इसका है आर्टिकल 61। तो राष्ट्रपति की शपथ यानी कि जो प्रारूप है उसी के अनुसार ये वो शपथ लेते हैं, उसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं होता और एक भी शब्द उसमें से कम नहीं किया जा सकता। प्रॉपर जो प्रारूप होती है उसी के अनुसार इनको वो शपथ लेनी पड़ती है। और ये संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। साथ ही ईश्वर और सत्यनिष्ठा पूर्व कर्तव्य का पालन करने और है वो लगातार है मतलब जनता की और कल्याण और सेवा में निरत रहने की ये वो शपथ लेते हैं। और शपथ है वो इसका राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में। फिर आर्टिकल 61 में क्या प्रोविजन है और इनको वो शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इनका वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो इनको वो शपथ दिलवाता है। फिर आर्टिकल
जो 61 है, आर्टिकल 61 में क्या प्रोविजन, तो इसमें है वो राष्ट्रपति पर है वो महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर है वो, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले यदि हटाना है तो वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, उसी के अनुसार वो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग किसके विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध। कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 61। और इसमें वो आर्टिकल 6 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से अपने कर्तव्य जो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाना। ये एक कैसी प्रक्रिया, तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि आदि न्यायालय आधा न्यायालय। अर्ध न्यायिक मतलब नाम से स्पष्ट है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति को जिस जो हटाने का प्रस्ताव है वो उच्च सदन, निम्न सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में है वो इनका वो हटाने का प्रस्ताव को रखा जा सकता है। जो ये राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसको अपन देख रहे हैं कि इनको ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और इसका वो हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जिस सदन में रखा गया है उसके सदस्यों का वो 1/4 उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा के टोटल सदस्य जो है उनके 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और इसी प्रकार राज्यसभा में वो प्रस्ताव रखा गया है राष्ट्रपति को हटाने का, तो राज्यसभा के सदस्यों का 1/4 है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति को 14 दिनों की नोटिस के बाद ये सदन इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा और 14 दिन के नोटिस के बाद है वो सदन इस पर चर्चा कर सकता है। फिर पहला सदन आरोप लगाता है, यदि आरोप सही होते हैं तो यानी कि आरोप लगाता है और उसको आरोप सही होते हैं तो 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव जो पहला सदन वो पास कर देता है। फिर सदन जो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन क्या करता है, जो आरोप लगाए गए उनकी जांच करता है। इन बिटवीन इसके मतलब इस समय वो राष्ट्रपति खुद यहाँ अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। जब दूसरा सदन जो वो प्रस्ताव मतलब जो आरोपों की जांच करता है तब, और यदि दूसरा पक्ष यदि आरोप सही पाए गए तो दूसरे पर जो सदन होगा वो भी 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत होना जरूरी है। इस प्रकार राष्ट्रपति पद को हटाना आसान नहीं है क्योंकि 2/3 बहुमत जरूरी होते हैं। तो वो भी दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव को पारित करेगा। फिर है वो राष्ट्रपति यदि तो फिर वो राष्ट्रपति वो अपने स्थान से मतलब अपने पद से वो हटा हुआ माना जाएगा या स्वयं हट जाता है। फिर तो इसके लिए वो जो महाभियोग की प्रक्रिया इसमें क्या प्रोविजन, सबसे पहले तो है वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग कैसी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक सेमी जुडिशियल अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वो प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। किसी भी यानी कि लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी है वो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। और जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया है उसके वो उनके टोटल सदस्यों के 1/4 है वो सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वो प्रस्ताव रखा जाएगा। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर तभी वो प्रस्ताव मान्य होगा। यानी कि लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा के टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्य यदि उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे तो वो प्रस्ताव मान्य होगा। यदि राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा वो प्रस्ताव रखती तो राज्यसभा के वो टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होंगे, तभी ये वो प्रस्ताव है वो माना जाएगा। राज्यसभा यदि प्रस्ताव को रखती है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर इसके बाद है वो 14 दिन के नोटिस के बाद 14 दिन के राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और फिर 14 दिन के नोटिस के बाद ही सदन इस पर चर्चा कर सकता है। सदन प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है और 14 दिन के नोटिस के बाद चर्चा करेगा। फिर है वो पहला सदन, यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहला सदन जिस सदन में वो प्रस्ताव रखा गया पहला सदन है वो आरोप लगाता है और जो यदि आरोप लगाता है और फिर इसको है वो 2/3 इस जो पहला सदन है उसके 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है।
और दूसरा सदन है वो आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन पहले प्रस्ताव में जो आरोप लगाएगा, फिर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करेगा, तो फिर है वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी है वो दूसरा सदन क्या करेगा, तो आरोपों की जांच करेगा। पहला सदन ने आरोप लगाए, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। और इसमें है वो राष्ट्रपति खुद यहाँ अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना वो पक्ष है वो रख सकता है, अपना पक्ष कि भाई मेरे को हटाने के क्या कारण है, मेरे को क्यों हटा रहे, वो अपना वो पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और आरोप यदि सही पाए गए, तो दूसरा सदन भी है वो कितने 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास करेगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगा। और दूसरे सदन ने यदि आरोपों की जांच की और सही पाए गए और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को यदि पास कर दिया, तो फिर वो राष्ट्रपति अपने पद से वो हट जाएगा, यानी कि हटा हुआ माना जाएगा। तो ये प्रॉपर प्रक्रिया है महाभियोग आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया समय से पहले कैसे हटाया जा सकता है, तो ये प्रक्रिया है पूरे, यानी कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। पहला सदन है आरोप लगाता है, दूसरा जांच करता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत। ध्यान रखना कितने मत कथन में सवाल आ सकता है। RS प्री में किसी भी एग्जाम जो आती है उसमें वो ऐसे कथनों में सवाल आता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए 1/3 बहुमत की जरूरत होती है। नहीं, 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमतों की जरूरत होती है। 14 दिन का नोटिस की जरूरत होती है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, अपने उम्मीदवार यहाँ संयम के माध्यम से, और राष्ट्रपति को हटाने का है वो प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर जो प्रक्रिया इसका ध्यान रखें। अर्धन्यायिक प्रक्रिया, प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जब प्रस्ताव किसी भी सदन में, तो 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, और 14 दिन के सदन नोटिस के बाद ही प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है सदन, कर सकते हैं। और उसके बाद पहला सदन आरोप लगाता है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है, फिर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन भी 2/3 आरोपों की जांच करता है। यदि आरोप सही पाए गए, और इसमें वो राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, आरोप सही पाए गए तो फिर है वो 2/3 बहुमत से ये भी प्रस्ताव पास कर देता है, और फिर है वो राष्ट्रपति अपने पद से वो हट जाता, नहीं घटा हुआ माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आप इसको प्रॉपर लिखते रहें और साथ साथ में याद करें, लिख कर याद करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। क्लास कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको क्लास ये कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।